गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चैनल पर। ठीक है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश, बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। ठीक है, इसी टैगलाइन के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चित्रकूट धाम मंडल के अंतर्गत आज ये जो हमारी यूपीएससी सीसैट की क्लास है, ये रीजनिंग का ही एक टॉपिक है, वेन डायग्राम। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस को भी मैंने इस क्लास में रखा है। तो वो दो क्लासेस को हमने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, क्योंकि देखिए वेन डायग्राम एक इतना बड़ा टॉपिक नहीं है कि इस पूरे टॉपिक को हम 1 घंटे तक पढ़ाया जा सके। ठीक है, यानी कि 1 घंटे का इसमें कंटेंट ही नहीं है। तो अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझें कि देखिए 30 से 35 मिनट में आपका ये वेन डायग्राम वाला पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर मैं करा दूंगा, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट और एजम्पशन की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज का जो ये लेसन प्लान मैंने तैयार किया है इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पर। देखिए अगर मैं बात करता हूं वेन डायग्राम की, तो वेन डायग्राम जो है अगर बेसिकली देखा जाए, समझिएगा, वेन डायग्राम जो है वो बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होता है लॉजिकल वेन डायग्राम और दूसरा आपका होता है डेटा वेन डायग्राम। ठीक है, लॉजिकल बेस्ड डायग्राम और डेटा बेस्ड वेन डायग्राम में डिफरेंस क्या होता है जरा समझिएगा। लॉजिकल बेस्ड वेन डायग्राम का मतलब है कि आपको कोई वर्ड्स कुछ दिए जाएंगे और उनके बीच में लॉजिक बनाना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो है कुछ वर्ड्स पता होंगे और उन वर्ड्स के बीच में आपको क्या बताना होगा, आपको उन वर्ड्स के बीच में लॉजिक बताना होता है। ये बात क्लियर है? ठीक। अच्छा, डेटा वेन डायग्राम की बात करें तो इस तरीके से डायग्राम बने होंगे, कहीं सर्कल बना होगा, कहीं रेक्टेंगल बना होगा, कहीं ट्रायंगल बना होगा, कहीं स्क्वायर बना होगा। ठीक है, इस तरीके से कई सारे फिगर दिए गए होंगे और इनके अंदर कुछ ना कुछ आपको डेटा रखा मिलेगा। ठीक है, और यहाँ से डेटा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग दो तरीके से जो है इन वेन डायग्राम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड्स यानी लॉजिक के माध्यम से, दूसरा डेटा से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने एक फिगर बनाया है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस तरीके से इसको समझूं कि ये 3 फिगर है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि भाई ये वाला जो फिगर है, ठीक है, यानी कि ये किस फिगर को डिनोट कर रहा है ना, किस लॉजिक को डिनोट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कहीं पर लिखा है लॉयन, कहीं पर लिखा है लॉयन, ठीक है, फिर कहीं पर लिखा है कैट, ठीक है, और फिर कहीं पर लिखा है डॉग, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसके बीच में लॉजिक बनाना है आपको। तो ये सभी के सभी क्या है, एनिमल्स हैं। ठीक है, अब यहां पर एनिमल्स की बात अगर हम करें तो लॉयन की अगर हम बात कर रहे हैं, जरा देखिए यहां पर हम लॉयन की बात करें तो देखिए लॉयन एकदम डिफरेंट हो गया, कैट एकदम डिफरेंट हो गई, डॉग एकदम डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक को दिखा रहा है कि ये वाला जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा लॉयन हो गया। क्लियर है बात? ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा कैट हो गई। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, डॉग हो गया। क्लियर है बात? ठीक, तो ये जो है इस लॉजिक को यहां पर दिखा रहा है। ये बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करते हैं डेटा वेन डायग्राम की, तो डेटा वेन डायग्राम की अगर हम बात करें तो डेटा वेन डायग्राम के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो जरा समझ लीजिए। देखो यहां पर क्या होता है, जैसे मान लो यहां पर लिख दो लिटरेट, लिटरेट। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, साक्षर हैं जो सर्किल में है। ठीक है, यहां पर ट्रायंगल में लिख दीजिए, ट्रायंगल में लिख दीजिए इलिटरेट, इलिटरेट। ठीक है, और यहां पर लिख दीजिए रेक्टेंगल में, यहां पर लिख दीजिए मैन, मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब जरा देखना, यहां पर मान लीजिए आपने कोई वैल्यू लिख दी सर्किल के अंदर, समझिएगा, यहां पर आपने लिख दिया 5, यहां पर आपने लिख दिया 8, ठीक है, यहां पर आपने लिख दिया 9 और यहां पर आपने लिख दिया 12। ठीक, तो आपसे ये पूछ लिया जाए अगर, आपसे ये पूछ लिया जाए अगर कि बताइए ऐसे कितने व्यक्ति हैं, ऐसे कितने आदमी हैं जो लिटरेट हैं। ठीक है, जो कि क्या है, लिटरेट है, यानी कि साक्षर है। तो देखिए यहां पर 8 आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। देखो 8 सर्किल यानी लिटरेट के अंतर्गत भी आ रहा है और रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रहा है। रेक्टेंगल का मतलब है यहाँ पर मैन, ठीक है, यहाँ पर इनका मतलब हुआ लिटरेट। क्लियर है? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि 8 आदमी ऐसे हैं जो कि क्या है, लिटरेट है, जो कि क्या है, लिटरेट है। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? क्लियर है? ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसका डेटा वेन डायग्राम बनाते हैं। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है
नीचे दिए गए निम्नांकित आरेखों में पुरुषों को आयत से, शिक्षकों को त्रिभुज से, शहरी को वृत्त से और लोक सेवक को वर्ग से निरूपित किया गया है। ठीक है, आपको आरेख के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, आरेख के आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। समझिएगा जरा बात को। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया गया है उसको मैं लिख लूंगा। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है उसको जरा समझिए। देखो, बोला जा रहा है पुरुषों को आयत से, यानी ये जो आयत है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये पुरुष को डिनोट कर रहा है। ये किसको डिनोट कर रहा है, पुरुष को। ठीक है, चलिए आगे बोला जा रहा है शिक्षकों को त्रिभुज से, ये जो त्रिभुज है ये किसको डिनोट कर रहा है, शिक्षक को। क्लियर है बात। ठीक, आगे बोला जा रहा है शहरी को वृत्त से, ये जो वृत्त है ये किसको डिनोट कर रहा है, शहरी को। क्लियर है ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है लोक सेवक को वर्ग से। ठीक है, तो ये वर्ग हो गया, ये किसका हो गया, लोक सेवक का। बोलिए, ये किसका हो गया, लोक सेवक का। क्लियर है ना। ठीक, से वर्ग से निरूपित किया गया है। आपको आरेख के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि शहरी, लोक सेवक, पुरुष और शिक्षक, ये फिगर बने हुए हैं और इनके अंदर कुछ डिजिट्स लिखी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो डिजिट्स लिखी हुई हैं इन डिजिट्स के आधार पर हमको आंसर देना होगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन ये बोला जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। तो यहां पर जरा देखिए, जो पूछा जा रहा है उसको मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, शिक्षित पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है। समझिएगा, देखो भाई, शिक्षित पुरुष की बात करें तो पहली चीज है शिक्षित। शिक्षित किसको दिखा रहा है बताओ, शिक्षित दिखा रहा है आपका ये जो है ट्रायंगल को। क्लियर है बात। और पुरुष किसको दिखा रहा है, रेक्टेंगल को। क्लियर है बात। तो पहला हो गया ट्रायंगल, दूसरा हो गया रेक्टेंगल और तीसरा शहरी नहीं है, यानी कि सर्किल में वो पार्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर है बात। तो जरा देखिए यहां पर अगर मैं इस 11 की बात करूं, इस 11 की बात करूं तो ये 11 देखो ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, शिक्षक होगा यानी कि ये शिक्षित होगा ऑलरेडी, है ना। और ये देखो पुरुष में भी आ रहा है यानी कि ये मेल में भी आ रहा है, ये रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रहा है। क्लियर है बात। लेकिन ये ऐसा नंबर है जो इस सर्किल यानी कि शहरी के अंतर्गत नहीं आ रहा है। बोलो, क्लियर है बात। देखिए बाकी 3, 10, 6, 12 सब आ रहे हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो 11 है ये जो है आपका, ये जो 11 लिखा हुआ है यहां पर, ये आपका शिक्षित भी है, पुरुष भी है, लेकिन शहरी नहीं है। क्लियर है बात। ठीक, अगर मैं इस 5 की बात करूं, देखो इस 5 की बात करूं तो ये सभी के सभी केवल और केवल क्या है, शिक्षक हैं, पुरुष नहीं है। हो सकता है ये महिला शिक्षक हो, है ना। ये पुरुष नहीं है और ना ही ये लोक सेवक हैं और ना ही ये क्या है, शहरी हैं। ठीक, अगर मैं इस 4 की बात करूं तो ये 4 देखो क्या है, ये 4 जो है शिक्षक भी हैं, पुरुष भी हैं और साथ ही साथ शहरी भी हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा 11। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक, तो ऐसे फिगर जो हमारे होते हैं इन्हीं को हम डेटा वेन डायग्राम फिगर कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डेटा वेन डायग्राम, डेटा वेन डायग्राम फिगर, डेटा वेन डायग्राम फिगर इन्हीं को हम कहते हैं। क्लियर है ना बात। ठीक, अब देखिए डेटा वेन डायग्राम फिगर हम इन्हीं को कहते हैं, इसलिए डेटा वेन डायग्राम कहते हैं क्योंकि इनके अंदर देखिए कुछ ना कुछ क्या दिया है आपको, डेटा दिया है, नंबर्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दिया है आपको, नंबर्स के फॉर्म में आपको डेटा दिया गया है। क्लियर है बात। कभी कभी आपको ABCD के फॉर्म पे भी डेटा दे दिया जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप जो है इस मेथड को अच्छे से समझ लीजिए कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये चीज आपको एकदम क्लियर होगी। ठीक है, तो चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि ना तो लोक सेवक हैं, ना ही शिक्षित हैं और ना ही पुरुष हैं, लेकिन शहरी हैं। ठीक है, जरा समझिएगा, बोला जा रहा है कि ना तो लोक सेवक हूं, समझिएगा बात को। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लोक सेवक भी नहीं हूं, लोक सेवक भी नहीं हूं। ठीक है, उसके बाद ना ही शिक्षित हूं, ना ही शिक्षित हूं, शिक्षित भी ना हूं। ठीक, और ना ही पुरुष हूं, और ना ही क्या हूं, ना ही जो है पुरुष हूं। ठीक है, लेकिन केवल और केवल क्या हूं, शहरी हूं, केवल और केवल क्या हूं, शहरी हूं। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, यहां पर केवल और केवल शहरी हूं ये बोला जा रहा है, लोक सेवक शिक्षित पुरुष कुछ ना हो। ठीक है, यानी कि देखो 3 फिगर नहीं होने चाहिए, यानी कहने का मतलब क्या हुआ,
कि 3 फिगर में वो चीज नहीं आनी चाहिए, केवल किस में आनी चाहिए, शहरी वाले में वो चीज आनी चाहिए, सिर्फ शहरी वाले फिगर में वो चीज आनी चाहिए। तो आइए फिर से एक बार चलते हैं अपने फिगर पर, देखते हैं क्वेश्चन में। देखिए भाई, शहरी किसको डिनोट कर रहा है बताइए, सर्किल को। ये जो शहरी है ये किसको डिनोट कर रहा है, सर्किल को। ठीक, तो ना तो लोक सेवक हो यानी कि स्क्वायर में भी नहीं आएगा, ना ही पुरुष हो यानी रेक्टेंगल में भी वो नंबर नहीं आएगा, ना ही शिक्षित हो या शिक्षक हो यानी कि ट्रायंगल में भी वो नंबर नहीं आएगा। तो देखो भाई, ये अगर हम इस 12 की बात करें तो ये देखो रेक्टेंगल में आ जा रहा है, रेक्टेंगल में ये आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 12 हम नहीं लेंगे। इस 6 की बात करें, देखो 6 स्क्वायर में भी है, सर्किल में भी है, रेक्टेंगल में भी है, तो ये तो 3 फिगर में कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। इस 10 की अगर हम बात करें तो जरा देखिए, ये वाला जो 10 है हमारा, ये स्क्वायर के अंतर्गत भी आ रहा है, सर्किल के अंतर्गत भी आ रहा है, तो ये वाला 10 भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, यानी केवल और केवल शहरी हो, ये आपसे पूछा गया है। तो मुझे तो सिर्फ भाई यहाँ पर एक ही नंबर ऐसा दिखाई दे रहा है जो कि केवल और केवल क्या है, शहरी है। तो देखिए, ये जो 3 है यही मुझको दिखाई दे रहा है कि ओनली 3 इज क्या है, रिलेटेड टू अर्बन एरियाज। ठीक है, यानी कि ये 3 ही केवल ऐसे हैं जो केवल और केवल शहरी वातावरण से संबंध रखते हैं। क्लियर है बात। ठीक, तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। देखिए 10 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट करके देखा कि हमारा आंसर कितना आ रहा है, 3। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ 3 ही लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, शहरी हैं। क्लियर है बात। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसे कितनी महिला हैं जो कि शहरी एवं लोक सेवक भी हैं। देखिए अब क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से ऐसी कितनी महिला हैं जो कि क्या है, शहरी हैं, जो कि क्या है, शहरी हैं, और दूसरी क्या है, लोक सेवक हैं, दूसरी क्या है, लोक सेवक है। क्लियर है बात। तो अब आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन का आंसर देना है। क्या, देखो पहली चीज क्या है, शहरी हैं, दूसरी चीज क्या है, लोक सेवक है। समझना बात को। तो शहरी भी हों और लोक सेवक भी हों, इसका मतलब क्या हुआ, आइए फिर से फिगर में चलना पड़ेगा। देखिए शहरी किसको डिनोट कर रहा है, सर्कल को। ठीक है, स्क्वायर किसको डिनोट कर रहा है, लोक सेवक को। तो बोला जा रहा है ऐसी कितनी महिला कर्मचारी हैं, ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो शहरी भी हों और लोक सेवक भी हों। ठीक है, तो देखो भाई, अगर ये रेक्टेंगल के अंदर वाला कोई नंबर आप चूज करेंगे तो ये तो पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल को छोड़ करके आप जरा देखिए, क्या अगर मैं इस 10 की बात करूं, अगर मैं इस 10 की बात करूं तो क्या ये जो 10 है ये देखो शहरी में भी आ रहा है, बोलो भाई, ये शहरी में भी आ रहा है और साथ ही साथ लोक सेवक में भी आ रहा है। ठीक है, तो यानी और ये रेक्टेंगल से बाहर है, यानी कि ये पुरुष वाली लिमिट से बाहर चला गया। तो यानी कि ये जो 10 है, ये जो 10 लिखा है यहाँ पर, क्या ये फीमेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये पुरुष अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये फीमेल होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है 10 महिलाएं ऐसी हैं जो कि शहरी भी हैं और लोक सेवक भी हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अब देखिए और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इनके बीच में कॉमन आ रहा हो, सिर्फ एक नंबर था 6 जो इनके बीच में कॉमन आ रहा था, लेकिन ये जो 6 है ये रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है और रेक्टेंगल डिनोट करता है मेल को यानी पुरुषों को, तो ये 6 हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर इसका करेक्ट होना चाहिए, तो जरा देखिए ऑप्शन में दिया गया है 10, ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 7, ऑप्शन डी में दिया गया है 14 और ई ऑप्शन में दिया गया है 16। तो मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा 10। क्लियर है बात, इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि शिक्षित पुरुष एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित है। समझिएगा, पहली चीज क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। पहली चीज क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, यानी कि ट्रायंगल वाला फिगर। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें पुरुष होने चाहिए, पुरुष होने चाहिए यानी कि रेक्टेंगल वाला फिगर। क्लियर है बात। और शहरी होना चाहिए, शहरी का मतलब है यहां पर आपका सर्कल वाला फिगर। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर यहां पर आपको सिलेक्ट करना है जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो, जो इन तीनों में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है बात। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं फिगर को। देखिए शिक्षित भी हो, पुरुष भी हो और शहरी भी हो। ठीक है, ऐसा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहां पर अगर मैं इस 4 की बात करूं, ये वाला जो 4 लिखा हुआ है, देखिए जरा समझिएगा, अगर मैं यहां पर इस 4 की बात करूं
अगर मैं यहाँ पर इस 4 की बात करूं तो ये वाला जो 4 है, ये वाला 4 मेरा क्या हो जाएगा, देखिए शहरी में भी आ रहा है ये, ठीक है, पुरुषों में भी आ रहा है ये, और ये आपका ट्रायंगल के अंतर्गत, यानी कि ये शिक्षक भी हैं, यानी कि ये सभी के सभी क्या हैं, शिक्षित हैं। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्लियर है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, निम्नलिखित रेखाकृति में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं, ठीक है। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। तो किस अंक के द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है। जरा समझिएगा इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि वृत्त द्वारा ग्रामवासी को, तो ये जो वृत्त है ये किसको डिनोट कर रहा है, जरा देखिए, ये डिनोट कर रहा है ग्रामवासी को, ये डिनोट कर रहा है किसको, ग्रामवासी को। क्लियर है बात, ठीक। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, उसके बाद आगे बोला जा रहा है कि त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोगों को। तो ये जो त्रिभुज है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है शिक्षित लोगों को, ये डिनोट कर रहा है शिक्षित लोगों को। क्लियर है बात, ठीक। आगे जरा देखिए, और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोगों को। तो ये जो आयत है ये किसको डिनोट कर रहा है, रोजगार में लगे हुए लोगों को, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं हम रोजगार में लगे हुए लोग, ठीक है, रोजगार में लगे हुए लोग, रोजगार में लगे हुए लोग। क्लियर है बात, ठीक। ये 3 फिगर आपको दिए गए हैं। अब जरा देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं, ठीक है। देखो शिक्षित भी हूं, ठीक है, यानी कि ट्रायंगल के अंतर्गत भी आता हो, ग्रामीण भी हूं यानी सर्कल के अंतर्गत भी आता हो, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो, उसके साथ साथ रोजगार में भी लगा हो, ठीक है, उसके साथ साथ जो है रोजगार में भी लगा हो, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, समझिएगा, इस ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ये सभी के सभी क्या हैं, शिक्षित हैं, ठीक है। अगर मैं इस सर्किल की बात करूं तो ये सभी के सभी क्या हैं, ग्रामवासी हैं। तो अगर मैं ये 7 देखता हूं यहां पर, तो देखो ये 7 क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल के अकॉर्डिंग शिक्षित भी है, ग्रामवासी भी है, लेकिन ये रोजगार में लगे हुए लोग नहीं है, ठीक। अब जरा मैं इस अगर 6 की बात करता हूं, समझिएगा जरा, इस 6 की अगर मैं बात करूं तो देखिए ये जो 6 है ये हमारा क्या है, देखिए ग्रामवासी में भी आ रहा है, ठीक है, उसके बाद शिक्षित लोगों में भी आ रहा है, लेकिन रोजगार में लगे हुए लोगों में से ये नहीं आ रहा है। क्लियर है बात, ठीक है। अब जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, 3, ठीक है। तो देखो 3 के लिए चेक करो, ये ग्रामवासी भी है, रोजगार में लगे हुए भी हैं, लेकिन शिक्षित नहीं है। क्लियर है बात, ठीक। इसी तरीके से यहां पर अगर हम 2 देख लें तो ये तो केवल रोजगार में लगे हुए लोग हैं, ठीक है। उसके बाद 5 देख लें तो 5 केवल किसमें, ग्रामवासी में और रोजगार में लगे हुए लोगों में से आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस 1 की बात करूं तो इसका मतलब है अगर मैं इसके अकॉर्डिंग पूरा फिगर चेक करके देख रहा हूं तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर आएगा वो इनमें से कोई नहीं आएगा। एक ऑप्शन और लिख लीजिए, यहां पर एक ऑप्शन और लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए 2 हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता, ठीक है, 6 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता। तो एक काम कर सकते हैं, यहां पर एक देखो, यहां पर कॉमन वैल्यू पूछी जा रही है, शिक्षित भी हो, ग्रामीण भी हो और रोजगार में लगा हुआ भी हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए इस पूरे फिगर में कहीं पर भी ऑप्शन 4 नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो है आपके जो विकल्प दिए गए हैं, आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन बी में देखो 4 लिखा हुआ है, तो हम 4 टिक कर सकते हैं कि भाई मान लो ये 4 यहां पर हो सकता है कि रखा गया हो, ये 4 हो सकता है कि यहां पर रखा गया हो, लेकिन ये क्वेश्चन में प्रदर्शित नहीं किया गया, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये 4 यहां पर नहीं होता, केवल ऑप्शन क्या होता, 2, 6, 8 और फिर ऑप्शन आपको यहां पर दिया गया होता नन ऑफ दीज का, समझिएगा, फिर ऑप्शन आपको एक दिया गया होता नन ऑफ दीज का, ठीक है, फिर एक ऑप्शन दिया गया होता नन ऑफ दीज का, तो मैं नन ऑफ दीज आंसर सही कर सकता था। लेकिन मुझे एक यहां पर ऐसा विकल्प लिखा हुआ मिल रहा है जो कि यहां पर नहीं नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि 4 के होने की पॉसिबिलिटी है, 4 के होने की क्या है,
पॉसिबिलिटी है। क्लियर है बात? और अगर इसकी पॉसिबिलिटी है तो हम पॉसिबिलिटी वाला ही आंसर जो है टिक करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, तो यानी कि ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। और अगर ऑप्शन में 4 ना होता, 2, 6, 8 और नन ऑफ दीज होता, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होता? नन ऑफ दीज एकदम करेक्ट आंसर हो जाता। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, दिए हुए रेखा चित्रों में त्रिभुज लड़कियों को प्रकट करता है, वर्ग खिलाड़ियों को प्रकट करता है और वृत्त उनके प्रशिक्षकों को। ठीक है, तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। समझिएगा जरा बात को। देखिए यहां पर जो फिगर हैं इनके अंदर क्या क्या बना हुआ है? देखिए ट्रायंगल बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है और स्क्वायर बना हुआ है। क्लियर है बात? तो देखिए रेखा चित्र में त्रिभुज किसको दिखा रहा है? लड़कियों को। यानी ये जो ट्रायंगल है ये किसको डिनोट कर रहा है? गर्ल्स को। क्लियर है बात? ठीक, इसी तरीके से वर्ग किसको डिनोट कर रहा है? देखिए वर्ग डिनोट कर रहा है खिलाड़ियों को, यानी कि ये डिनोट कर रहा है प्लेयर्स को, प्लेयर्स को। ठीक है, और सर्किल जो है ये किसको डिनोट कर रहा है? देखिए कोचेस को, यानी कि प्रशिक्षकों को मान लीजिए। ठीक है, कोचेस यानी प्रशिक्षकों को, सिखाने वाले लोग जो हैं। ठीक है, तो देखिए गर्ल्स हो गई, इसी तरीके से प्लेयर्स हो गए, इसी तरीके से कोचेस हो गए, प्रशिक्षक। ठीक है, क्लियर है बात? अब जरा देखिए बोला क्या जा रहा है, तब उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। जो खिलाड़ी तो हैं पर प्रशिक्षक नहीं है। क्लियर है बात? अब जरा देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर समझूं, फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए, यहां पर लिखा हुआ है डी। समझिएगा यहां पर क्या लिखा हुआ है? डी लिखा हुआ है। तो ये डी क्या है? जरा देखिए, ये तो प्लेयर में भी आ रहा है, उसके बाद ये गर्ल्स में भी आ रहा है, उसके बाद ये कोचेस में भी आ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाता कि उन लड़कियों के बारे में चिन्हित कीजिए जो खिलाड़ी तो हैं और साथ ही साथ प्रशिक्षक भी हैं, यानी कहने का मतलब क्या? खिलाड़ी भी हों, समझिएगा, खिलाड़ी भी हों, ठीक है, लड़कियां भी हों, लड़कियां भी हों और साथ ही साथ क्या हों? प्रशिक्षक हों, और साथ ही साथ क्या हों? प्रशिक्षक हों। तो हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? डी आंसर हो जाता। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है खिलाड़ी तो हो पर प्रशिक्षक ना हो। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा, अगर ये प्रशिक्षक नहीं होंगे तो अगर मैं इस बी को देखूं थोड़ी देर के लिए तो समझिएगा, देखो ये बी ऐसा अल्फाबेट है जो ट्रायंगल के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि ये गर्ल्स के अंतर्गत आ रहा है, और ये देखो प्लेयर्स के अंतर्गत भी आ रहा है, यानी कि ये बी जो है, बी की सभी की सभी लड़कियां हैं और खिलाड़ी हैं, लेकिन कोचेज नहीं है। लेकिन क्या नहीं है? कोचेज नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी में बी जो लिखा हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो जरा, आपके माइंड में एक चीज और आएगी, आप बोलेंगे कि सर एक चीज मुझे बताओ, क्या ये एफ नहीं हो सकता? क्या ये एफ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का आंसर? तो देखिए एफ इसलिए नहीं होगा बेटा क्योंकि ये जो सर्किल है ये केवल किसको डिनोट कर रहा है? कोचेस को। तो एफ के एफ जो है केवल क्या है? कोचेस हैं, ना तो ये गर्ल्स हैं और ना ही ये क्या है? प्लेयर हैं। अगर मैं इस ई की बात करूं तो ये ई देखो क्या है? प्लेयर्स भी हैं और कोचेस भी हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, अगर ये पूछ लिया जाता ओनली गर्ल्स हैं, केवल और केवल लड़कियां हैं, तो आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं थोड़ा सा। देखो केवल लड़कियों में कौन आ रहा है? ए। क्लियर है बात? अगर आपसे बोल दिया जाता कि भाई बताओ यहां पर कि ओनली कोचेस, क्या पूछ लिया जाता? ओनली कोचेस बताइए, केवल और केवल प्रशिक्षक बताइए। तो देखिए ओनली कोचेस में कौन आ रहा है? केवल और केवल एफ आ रहा है। क्लियर है बात? अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए प्लेयर्स और कोचेस दोनों हों, प्लेयर्स भी हों, प्लेयर्स भी हों, ठीक है, और कोचेस भी हों, ये दोनों अगर आपसे पूछ लिया जाता तो देखिए ये आपका स्क्वायर है, इसमें ई आ रहा है, और ये सर्किल है, इसमें भी ई आ रहा है। क्लियर है बात? और ये देखिए ट्रायंगल के अंतर्गत नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होता? ई सही हो जाता। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछा गया है कि चिन्हित करिए कि जो खिलाड़ी तो है पर प्रशिक्षक नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी हो गया हमारा। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली प्लेयर्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली प्लेयर्स, बताइए कि केवल खिलाड़ी कितने हैं। ठीक है, केवल खिलाड़ी कौन है? तो केवल खिलाड़ी कौन होगा? देखिए सी होगा, क्योंकि केवल प्लेयर्स में ही आ रहा है, बाकी किसी में तो आ नहीं रहा। तो ये देखिए सी भी हो गया, तो बी भी हो गया, सी भी हो गया, ठीक है, एफ ई ए भी हो गया। अब अगर मैं इस डी की बात करूं तो देखो अगर आपसे ये कह दिया जाता कि खिलाड़ी भी हो, लड़कियां भी हों
प्रशिक्षक भी हो, यानी कि ये तीनों में कॉमन चीज दे दी जाती तो आंसर क्या सही हो जाता, आंसर डी सही हो जाता। ठीक है, तो ये हमने पूरा इस फिगर का पोस्टमार्टम करके देख लिया और सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया है कि अगर डेटा वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है तो हमें किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है त्रिभुज से पुलिस अफसर को इंगित किया गया है। देखो भाई ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इससे किसको डिनोट किया गया है, पुलिस अफसर से, यानी कि पुलिस ऑफिसर से इसको डिनोट किया गया है। ठीक है, आगे बोला जा रहा है समचतुर्भुज से लंबे अच्छा चलो अब देखो ये जो समचतुर्भुज है यानी कि ये जो रोम्बस बना हुआ है इससे जो है क्या किया गया है, टॉल यानी कि लंबे लोगों को डिनोट किया गया है। समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये लंबे हो गया, ये लंबे हो गए। ठीक, ये पुलिस ऑफिसर्स यानी क्या हो गए, पुलिस अफसर हो गए। ठीक है, ये पुलिस अफसर हो गए। ठीक, उसके बाद क्या बोला जा रहा है, वृत्त से शक्तिशाली लोगों को इंगित किया गया है। देखो जरा ये जो वृत्त है इससे पावरफुल लोगों को, पावरफुल मैन को डिनोट किया गया है। ठीक है, पावरफुल लोगों को इंगित किया गया है, यानी कि शक्तिशाली हैं ये सभी के सभी, ये सभी के सभी क्या हैं, शक्तिशाली हैं। क्लियर है बात। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन तीनों फिगर को डिनोट कर दिया जिससे क्वेश्चन में जो बोला जा रहा है। ठीक, आगे बोला जा रहा है शक्तिशाली पुलिस अफसरों को जो लंबे नहीं है। अब देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो कि क्या हो, शक्तिशाली पुलिस अफसर हो जो कि लंबे ना हो। तो जरा समझिएगा, शक्तिशाली का मतलब है सर्किल में भी आता हो, पुलिस ऑफिसर का मतलब है ट्रायंगल में भी आता हो, लेकिन लंबे ना हो, लेकिन क्या ना हो, लंबे ना हो। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहां पर अगर मैं इस 2 की बात करूं, अगर मैं इस 2 की बात करूं समझिएगा, तो ये 2 देखो किस में आ रहा है, सर्किल में आ रहा है और किस में आ रहा है, ये आपका स्क्वायर में आ रहा है। क्लियर है बात। तो ये जो 2 है ये आपका पावरफुल भी, शक्तिशाली और लंबे हैं, लेकिन ये पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ठीक, अब जरा देखिए इस 5 की बात करें तो ये जो 5 होगा ये केवल क्या होगा, ये ओनली पावरफुल होगा। ये क्या होगा, ओनली पावरफुल होगा, ये ओनली पावरफुल होगा। क्लियर है बात। ठीक, उसके बाद अगर मैं इस 4 की बात करता हूं, देखिए इस 4 की बात करता हूं तो 4 क्या है, जरा देखिए ये सर्किल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। ठीक है, और क्या है, शक्तिशाली भी हैं। तो ये 4 के 4 क्या है, पुलिस ऑफिसर भी हैं, यहां पर लिख देते हैं पुलिस ऑफिसर, ये सभी के सभी क्या है, पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और क्या है, पावरफुल भी हैं, और क्या है, पावरफुल भी हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या नहीं है, देखो टॉल यानी कि लंबे नहीं है, ये सभी के सभी टॉल यानी कि लंबे नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि ऐसे शक्तिशाली पुलिस ऑफिसरों को बताना है जो कि लंबे ना हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही हो जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा, वो हमने यहाँ पर निकाल करके आपको दिखा दिया कि ऐसे पुलिस ऑफिसर्स जो पावरफुल तो हैं लेकिन लंबे नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरीके से इस 3 की बात कर लूं, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा और बता देता हूं। अगर मैं 3 की बात कर लूं तो देखो ये किस में आ रहा है, सर्किल में भी आ रहा है, ट्रायंगल में भी आ रहा है और ये आपका स्क्वायर सॉरी रोम्बस में भी आ रहा है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये जो 3 हैं ये सभी के सभी क्या है, देखो पुलिस ऑफिसर भी हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी पुलिस ऑफिसर्स भी हैं। उसके साथ ही साथ ये क्या है, देखो पावरफुल भी हैं, उसके साथ ही साथ ये क्या है, पावरफुल भी हैं, और उसी के साथ ही साथ ये क्या है, टॉल भी हैं यानी कि लंबे भी हैं। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक, ये 3 हो गया। अब अगर मैं केवल और केवल 6 की बात करूं तो देखो 6 किसी के अंतर्गत नहीं आ रहा, ना तो सर्किल में ना रोम्बस में, अलग से लिखा हुआ है ये 6। तो ये 6 केवल और केवल क्या होंगे, पुलिस ऑफिसर्स होंगे। ये केवल और केवल क्या होंगे, केवल और केवल ये पुलिस ऑफिसर्स होंगे। क्लियर है बात। ठीक, अगर मैं इस 1 की बात करूं तो ये 1 क्या होगा, ओनली टॉल होगा, ना तो ये पुलिस ऑफिसर हैं और ना ही ये पावरफुल है, ओनली क्या है, ये टॉल लोगों में से हैं, लंबे लोगों में से हैं। क्लियर है बात। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए भाई ये जो फिगर अभी तक हमने देखे हैं 3 4 5 फिगर के माध्यम से मैंने आपको ये थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है कि वेन डायग्राम पहला 2 तरीके से, पहला लॉजिकल वेन डायग्राम, दूसरा डेटा वेन डायग्राम। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है बेटा, वो हमने डिस्कस किया है किसको, अभी तक हमने इसको डेटा से रिलेटेड जो है डेटा वेन डायग्राम को सॉल्व किया है। ठीक है, उसी से रिलेटेड मैंने आपको ये कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं जिससे आपका लॉजिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक, अब हम बात करेंगे आपका लॉजिकल बेस्ड डायग्राम की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं
लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम, लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम की, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन में लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम में क्या लिखा हुआ है समझिएगा। यहां पर लिखा हुआ है फादर, अंकल और फीमेल, क्लियर है बात। तो जरा देखिएगा, फादर, अंकल और फीमेल की अगर हम बात करें तो इसका किस प्रकार का लॉजिक बनेगा, किस प्रकार का लॉजिक बनेगा, क्लियर है ना बात। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसका लॉजिक समझना है। लॉजिक का मतलब जरा ऐसे समझो कुछ, देखो अगर मैं फादर की बात करूं तो फादर क्या है, मेल है, फादर क्या है, मेल है। अंकल भी क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। और ये तो फीमेल है, तो फीमेल तो भाई मेल से एकदम डिफरेंट चीज हो गई ना, फीमेल तो मेल से एकदम डिफरेंट चीज हो गई। तो फीमेल का सर्किल हम कुछ इस तरीके से बना देंगे, ये फीमेल का सर्किल हो जाएगा, क्लियर है बात। अब आगे देखिए, फादर और अंकल बोला जा रहा है, क्लियर है बात। तो फादर और अंकल को किस तरीके से बनाएंगे जरा देखिए, ये हो गया फादर, ठीक है, और ये हो गया अंकल, ये हो गया फादर और ये हो गया अंकल, क्लियर है बात। अब जरा देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिए। देखो अगर मैं इसको फादर बोल रहा हूं, इसको मैं अंकल बोल रहा हूं और ये फीमेल है, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि देखो सभी के सभी फादर जो है अंकल होंगे या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते, ठीक है। सभी के सभी फादर होंगे अंकल या नहीं होंगे ये हम नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है रमेश, समझना बात को, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूं, रमेश, ठीक है। अब इसका कोई बेटा है मान लीजिए टॉम, ठीक है, इसका कोई बेटा है टॉम, क्लियर है बात। अब इसका टॉम की जो डॉटर है उसका नाम है जेनी, उसका नाम है जेनी, ठीक है। तो ये बताओ जेनी के अगर हम फादर की बात करें तो जेनी के फादर कौन होंगे, टॉम होंगे, ठीक है। ये जेनी के क्या होंगे, फादर होंगे। लेकिन अब चूंकि टॉम का कोई भी भाई और बहन नहीं है, टॉम का कोई भी भाई और बहन नहीं है, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जेनी के जो फादर हैं वो जो है किसी के अंकल नहीं होंगे, या अगर इसका कोई भी भाई और बहन नहीं होगा तो इनके बच्चे भी नहीं होंगे, और अगर इनके बच्चे नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉम जो है किसी का भी अंकल नहीं होगा, क्लियर है बात, ठीक। तो फादर, अब बात करें अंकल की, ठीक है। अब देखो अंकल क्या होता है, किसी किसी के अंकल जो है फादर भी होते हैं। जैसे मान लो एक फिगर फिर से लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है राम, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है श्याम, ठीक है, और श्याम का एक भाई है मान लो रमेश, श्याम का एक भाई है मान लो रमेश, ठीक है। तो ये श्याम और रमेश आपस में क्या हो गए, भाई हो गए, और राम इसका क्या हो गया, फादर हो गया श्याम का, ठीक है। अब रमेश का जो बच्चा है उसका नाम है मान लो सुनील, रमेश का जो बच्चा है उसका मान लो नाम क्या है, सुनील, ठीक है। तो देखो जरा, श्याम के लिए ये कौन हो गया, इसका भतीजा हो गया, श्याम के लिए इसका ये कौन हो गया, भतीजा हो गया सुनील, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुनील के पिता कौन हुए, रमेश, और रमेश का भाई कौन हुआ, श्याम। तो सुनील का जो है अगर हम अंकल की बात करें तो सुनील के अंकल कौन हो जाएंगे, श्याम हो जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ये फिगर इस तरीके से बनाया गया है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन किसको डिनोट कर रहा है कि कुछ फादर किसी के अंकल भी होंगे और कुछ फादर किसी के अंकल नहीं होंगे। ये वाला पार्ट क्या है, केवल और केवल फादर है, ये अंकल नहीं है। ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला केवल और केवल अंकल है, फादर नहीं है। और ये वाला पार्ट क्या है कि कुछ लोग जो है फादर भी हैं, अंकल भी हैं, क्लियर है बात। तो ये हमारे क्वेश्चन का एकदम सही इसका लॉजिक बनेगा, क्लियर है बात, ठीक। चलिए अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है आपको, इसमें क्या बोला जा रहा है, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर, क्लियर है बात। अब जरा देखिए, अगर इसका लॉजिक आपसे पूछ लिया जाए, इसका लॉजिक आपसे पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से इसका लॉजिक बनाएंगे जरा समझिएगा। डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर, देखो भाई अगर मैं बात करूं तो ये तो प्रोफेशन की बात हो रही है, ये तो प्रोफेशन की बात हो रही है। तो प्रोफेशनली लोग तो एक ही काम कर पाते हैं, ठीक है, प्रोफेशन की बात हो रही है। अगर ये प्रोफेशन की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ जरा देखिए, डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, इंजीनियर अलग प्रोफेशन है, बैंकर अलग प्रोफेशन है। तो भाई ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया इंजीनियर और ये हो गया बैंकर, क्लियर है बात, ठीक है। ऐसा हमने क्यों बनाया जरा समझिएगा, ये हो गया डॉक्टर, ये हो गया इंजीनियर और ये हो गया बैंकर। ऐसा इसलिए हम बना रहे हैं, इसलिए बनाया हमने इसको ऐसा। देखो भाई अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर नहीं हो सकता, अगर कोई डॉक्टर है तो वो इंजीनियर नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं है कि भाई जो है वो डॉक्टर भी है साथ साथ और इंजीनियर भी है। भाई किसी एक समय में वो एक ही नौकरी कर रहा होगा ना, या तो डॉक्टर वाली कर रहा होगा या फिर वो इंजीनियरिंग वाली कर रहा होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इंजीनियर और बैंकर्स की, तो इंजीनियर और बैंकर्स की अगर हम बात करें तो देखो भाई अगर कोई इंजीनियर है
तो वो जो है बैंक कर्मचारी नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है कि नहीं? तो अगर कोई इंजीनियर है तो ये बैंक कर्मचारी नहीं होगा। क्लियर है? अगर कोई डॉक्टर है तो क्या वो बैंकर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता सर, क्योंकि भाई ये देखो तीनों के तीनों क्या है, अलग अलग प्रोफेशन है। तो अगर ये अलग अलग प्रोफेशन है तो डॉक्टर, इंजीनियर और बैंकर का जो सर्किल बनेगा वो एकदम डिफरेंट यानी अलग अलग बनेगा। कोई भी सर्किल एक दूसरे से टच नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग प्रोफेशन है। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फादर मेल और फीमेल। ठीक है, फादर मेल और फीमेल। अब आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि फादर मेल और फीमेल में किस तरीके का लॉजिक बनेगा। आप एक बार मुझे जो है फटाफट इसको बना करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या आंसर सही होगा। ठीक है, क्या आंसर सही होगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स पे मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, फादर मेल फीमेल। तो जरा समझिएगा, ये हमारा लॉजिक वेन डायग्राम का तीसरा क्वेश्चन रहा और ये हमारा लॉजिक वेन डायग्राम का चौथा क्वेश्चन रहा। अब एक बात समझो, अब एक बात समझना, जैसे बोला जा रहा है फादर मेल और फीमेल, तो देखो फादर भी क्या होगा, मेल ही होगा ना। फादर भी क्या होगा, मेल होगा। क्लियर है बात? ये तो मेल दिया ही गया है आपको, ये तो मेल दिया ही गया है, और ये क्या है, फीमेल। तो भाई देखो मेल का संबंध फीमेल से तो कुछ नहीं है। ठीक, तो फीमेल वाला सर्किल तो आप कहेंगे कि सर आप ये अलग से बना दीजिए फीमेल वाला सर्किल, ये आपने फीमेल का सर्किल अलग से बना दिया। क्लियर है बात? अब जरा देखिए फादर और मेल की बात करें। ठीक है, तो सारे के सारे जो फादर होंगे, सारे के सारे जो फादर होंगे, ये सभी के सभी क्या होंगे, ये सभी के सभी फादर जो है क्या होंगे, मेल होंगे। क्लियर है बात? सभी के सभी फादर क्या होंगे, मेल होंगे। अब इनके बीच में ऐसा रिलेशन क्यों बन रहा है जरा देखिएगा। अच्छा ये बताइए, कोई अगर पिता बनेगा तो कौन व्यक्ति पिता बन पाएगा, अगर वो जब वो मेल होगा। ठीक है, मदर कौन बनेगा, जब वो फीमेल होगी। क्लियर है बात? समझ आ रही है? तो देखो भाई फादर की बात हो रही है, अब फादर कौन होगा बताइए, मेल होगा। क्लियर है ना? ठीक, तो देखिए सारे के सारे मेल, अगर आप ऐसे लिखते सारे के सारे मेल क्या है, फादर है, तो देखो भाई ये वाला लॉजिक तो गलत हो जाएगा। ये लॉजिक क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा कोई जरूरी नहीं है कि हर मेल की शादी हो गई हो, और अगर हर मेल क्या होगा, मैरिड भी होगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे हों। तो जब तक कोई जरूरी नहीं है कि इसके बच्चे होंगे, तब तक ये फादर कहां से बन पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन सभी के सभी फादर मेल जरूर होंगे, ये आप कह सकते हैं, लेकिन सभी मेल फादर होंगे ये कहना हमारे लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन 3 का जो लॉजिक बनेगा, जो लॉजिक डायग्राम बनेगा बेटा, वो लॉजिक डायग्राम एकदम करेक्ट यहां पर जो बनाया है मैंने, यही होगा। क्लियर है बात? ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं फादर मेल और चिल्ड्रन की। ठीक है, फादर मेल और चिल्ड्रन की। ठीक, अब जरा देखिए यहां पर किस तरीके, देखो चिल्ड्रन यानी कि ये बच्चे तो एकदम डिफरेंट चीज हो गई, तो बच्चों को हम इस तरीके से बना देते हैं कुछ अलग एक सर्किल से। ये कौन हो गया, देखो ये हो गए चिल्ड्रन, ये हो गए चाइल्ड, ये चिल्ड्रन। क्लियर है बात? अब जरा देखिए यहां बोला जा रहा है फादर और मेल, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहां पर समझाया है वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी आपको फॉलो कराना है। देखिए सभी के सभी मेल ऐसे बनाइए, मेल को बाहर रखिए और सभी के सभी फादर अंदर रखिए। क्लियर है? यानी सभी के सभी फादर क्या हैं, मेल हैं, लेकिन सभी के सभी मेल फादर होंगे या नहीं होंगे इसके बारे में आप इसकी सही जानकारी नहीं दे सकते। क्लियर है बात? तो इसका अगर हम लॉजिक डायग्राम की बात करें तो इसका जो लॉजिक डायग्राम होगा, इसका लॉजिक डायग्राम जो मैंने आपको अभी बना करके बताया है, ये इसका करेक्ट लॉजिक डायग्राम होगा। ये बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ठीक है, तो आई थिंक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट में बोला जा रहा है मदर, फीमेल और डॉक्टर। ठीक है, मदर, देखिए मदर, फीमेल और डॉक्टर। अब जरा देखो यहां पर, अभी जैसे मैंने यहां पर आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, यहां पर जरा देखिए कहां गया, ये गया। ठीक है, कि देखिए फीमेल जो होंगी वो क्या होंगी, मदर होंगी, यानी जितनी भी मदर होंगी ये सभी की सभी फीमेल होंगी। क्लियर है? लेकिन सभी की सभी फीमेल जो है मदर होंगी या नहीं होंगी ये नहीं कह सकते भाई। अगर मान लो कोई फीमेल मैरिड नहीं है तो वो मदर कहां से बनेगी। क्लियर है ना बात? तो यहां पर जरा देखिए मदर, फीमेल और डॉक्टर की बात करी जा रही है, तो देखिए यहां पर आप लिखिए मदर। ठीक है, अब सभी की सभी मदर क्या होंगी, फीमेल होंगी। ठीक है, सभी की सभी मदर क्या होंगी, फीमेल होंगी, तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए फीमेल। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक, अब यहां पर जरा देखिए क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर।
क्लियर है बात। अब देखिए डॉक्टर के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्टर के लिए हम एक इस तरीके से सर्किल बनाएंगे, एक हम इस तरीके से सर्किल बनाएंगे और यहां पर हम लिखेंगे डॉक्टर, यहां पर हम क्या लिखेंगे, डॉक्टर। इसको इसलिए ऐसे बना रहे हैं, समझिएगा जरा बात को, क्योंकि देखो डॉक्टर जो है मदर भी हो सकती हैं, कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं, ठीक है, कुछ माँ जो है क्या होती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, ऐसे समझो, कुछ माँ क्या हो सकती हैं, डॉक्टर, कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं, क्लियर है बात, कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए क्या बोला जा रहा है, अब अगर कुछ माँ डॉक्टर हो सकती हैं तो ये सभी की सभी माएँ क्या होंगी, फीमेल, तो हम कह सकते हैं कि कुछ फीमेल यानी कुछ महिलाएं, कुछ महिलाएं जो है क्या हो सकती हैं, डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, क्लियर है बात, ये समझ आ रही है ना बात, ठीक है, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला जो सर्किल है, यानी कि ये जो मिडिल में जो पार्ट आ रहा है, समझिएगा थोड़ा सा और इसको ड्रा करके आपको बताता हूं कि ये वाला जो पार्ट आ रहा है, जरा देखिए ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये किस में आ रहा है, देखिए ये फीमेल में भी आ रहा है, मदर में भी आ रहा है, यानी ये कुछ पार्ट मदर का भी कवर कर रहा है और कुछ पार्ट फीमेल का भी कवर कर रहा है। तो ये जो कुछ वाला पार्ट है ये सभी के सभी जो है, कुछ माएँ भी डॉक्टर हैं और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हैं, क्लियर है बात, ठीक। चलिए, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहे होंगे, बहुत अच्छे से मैंने रिप्रेजेंट भी किया है फिगर के माध्यम से, एक एक चीज क्लियर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, मदर, फीमेल और विडो, ठीक है। देखो मदर, फीमेल और विडो, अब एक चीज बताओ, सभी की सभी जो मदर होंगी, सभी की सभी जो मदर होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, फीमेल होंगी कि नहीं होंगी, बोलो भाई, सभी की सभी मदर क्या होंगी, फीमेल होंगी, क्लियर है, ठीक। अब जरा देखिएगा, अब यहां पर बोला जा रहा है विडो। अब देखो विडो का मतलब क्या होता है, विडो का मतलब होता है विधवा, ठीक है, विडो का मतलब क्या होता है, विधवा, यानी कि विधवा का मतलब ये हुआ कि जिसका पति मर गया हो, है ना। तो देखिए भाई ये विधवा कब बन पाएगी, जब वो क्या होगी, मैरिड होगी, यानी कि जब वो माँ होगी, जब वो क्या होगी, माँ होगी। ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है, बोलो भाई, मान लो कोई ऐसे पति पत्नी हो जिनकी शादी हुई हो, जिनकी शादी हुई हो, ये पति पत्नी है लेकिन इनके बच्चे ना हो, लेकिन इनके क्या ना हो, इनके बच्चे ना हो, क्लियर है बात, तो फिर ये माँ तो बनी नहीं, क्लियर है बात। अगर ये ना माँ नहीं बनी तो देखो कहने का मतलब ये कि कुछ माएँ भी क्या होंगी, विधवा होंगी, और कुछ महिलाएं भी क्या होंगी, विधवा होंगी। तो मेरे हिसाब से जो इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए वो इस क्वेश्चन का लॉजिक डायग्राम इस तरीके से बनना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, विडो, यहां पर क्या आना चाहिए, विडो। क्यों, क्योंकि देखिए कुछ महिलाएं भी विधवा होंगी, क्लियर है बात, कुछ महिलाएं भी विधवा होंगी, ठीक, लेकिन वो मां नहीं होंगी, क्लियर है, और कुछ माएँ भी क्या होंगी, विधवा होंगी, क्लियर है, ये बात समझ आ रही है आपको। चलिए ठीक है, तो एक बार प्लीज सेशन को देखने के बाद आप लोग जो है जैसे इस वीडियो को पूरा देखें तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करें, कोई भी अगर डाउट है तो आप डाउट सेशन पर मतलब कमेंट के माध्यम से आप डाउट को पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट भी एकदम क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए राइटर, टीचर और सिंगर, देखिए यहां पर बोला जा रहा है राइटर, टीचर और सिंगर। अब एक चीज पहले तो इसका लॉजिक समझो, एक लॉजिक समझिए इसका, क्या बोला जा रहा है, पहले में बोला जा रहा है राइटर, क्लियर है, फिर क्या बोला जा रहा है टीचर, और फिर क्या बोला जा रहा है सिंगर, समझ आ रही है बात। तो एक चीज सर मुझे यहां पर बताओ, क्या जो है कोई राइटर टीचर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई राइटर टीचर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। कुछ राइटर जो है वो प्रोफेशनली टीचर होते हैं, और क्या कोई टीचर सिंगर नहीं हो सकता, ये भी कहना गलत है। भाई बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, ठीक है। वैसे ही अगर मैं ऐसे समझूं कि क्या कोई सिंगर टीचर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। क्या कोई सिंगर राइटर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं, बिल्कुल रिलेटेड हैं और हो सकते हैं, ठीक है। कि जो राइटर हो अच्छा, ठीक है, वो अच्छा एक टीचर भी हो, अच्छा एक टीचर भी हो, ठीक है, और टीचर के साथ साथ एक अच्छा सिंगर भी हो, एक अच्छा सिंगर भी हो। तो ये वाला हम ऑप्शन एकदम करेक्ट इसको मान करके चलेंगे, ठीक है। अब इसका चूंकि हमें लॉजिक बनाना है, तो लॉजिक बनाने के लिए जरा देखिए क्या है, लॉजिक हम इस तरीके से कुछ बना देंगे इसका, ठीक है।
क्लियर है बात? तो देखिए जरा, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया राइटर, ये हो गया टीचर और ये हो गया सिंगर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो मिडिल में यहाँ पर पार्ट है इंटरसेक्शन, ये पार्ट कैसा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग सभी के सभी क्या हैं, देखिए ये सभी के सभी लोग जो हैं आपके, ये टीचर भी हैं, राइटर भी हैं और क्या है आपका सिंगर भी है। क्लियर है ना बात? ठीक, तो ये इस चीज को डिनोट कर रहा है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि जो है राइटर भी हो, टीचर भी हो और सिंगर भी हो। तो ये कॉमन फिगर है। कुछ लोग केवल राइटर होते हैं, वो टीचर और सिंगर नहीं होते हैं। कुछ लोग केवल टीचर हैं, देखिए ये ओनली टीचर को डिनोट कर रहा है, समझ लो अच्छे से एक बार, ये ओनली टीचर को डिनोट कर रहा है, ये ओनली सिंगर को डिनोट कर रहा है, ये ओनली सिंगर को डिनोट कर रहा है और ये ओनली आपका राइटर को डिनोट कर रहा है। ये ओनली जो है आपका राइटर को डिनोट कर रहा है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, बोला जा रहा है डॉक्टर मेल और फीमेल। ठीक है, अब जरा देखिए डॉक्टर मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, समझिएगा, तो पहले आप बनाइए डॉक्टर, डॉक्टर बना दिया आपने, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, डॉक्टर है भाई। ठीक है, अब डॉक्टर के बाद क्या बोला जा रहा है, मेल और फीमेल। ठीक है, तो आप एक सर्किल इस तरीके से बनाइए और एक सर्किल आप इस तरीके से बनाइए। ठीक है, इसको आप लिखिए मेल और इसको आप लिखिए फीमेल, क्योंकि भाई देखो डॉक्टर की जब बात होती है तो डॉक्टर जो है कुछ मेल भी डॉक्टर होते हैं और कुछ फीमेल डॉक्टर भी होती हैं। क्लियर है बात? तो देखिए डॉक्टर का जो है कुछ भाग क्या है, मेल में आएगा और कुछ भाग डॉक्टर का क्या है, फीमेल में आएगा। क्लियर है बात? ठीक है, कुछ भाग डॉक्टर का मेल में आएगा और कुछ भाग डॉक्टर का फीमेल में आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो यहां पर ये जो मेल हैं ये डॉक्टर नहीं है, कोई जरूरी थोड़ी कि सारे मेल डॉक्टर होंगे, और ये जो फीमेल हैं ओनली फीमेल, ये भी डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ ये जो डॉक्टर हैं ये क्या है, डॉक्टर मेल फीमेल। थोड़ा सा इस सर्किल को आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। समझिएगा जरा, इस तरीके से आप बनाइए एकदम ऐसे जोड़ करके। ठीक है, ये मेल हो गए, ये आपके जो है फीमेल हो गई, ठीक है, और ये आपके डॉक्टर्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, तो ये तो हमारा हो गया वेन डायग्राम, जिसमें हम लोगों ने लॉजिक बेस्ड वेन डायग्राम देखा और हम लोगों ने क्या देखा, डेटा बेस्ड वेन डायग्राम देखा। ठीक है, तो लॉजिक बेस्ड और डेटा बेस्ड वेन डायग्राम को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मैंने पूरे टॉपिक को एकदम अच्छे से कंक्लूड कर दिया है। अब आप अपने बुक से इन क्वेश्चंस को लगाने की प्रैक्टिस करिएगा। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो अब बात हो रही है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस की। ठीक है, यानी कि कथन और पूर्व धारणाओं की बात हो रही है। तो पहले ये जो दी गई जानकारी है प्रश्न में, इसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, चीजों को समझते हुए। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन लिया गया है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं। देखिए एक कथन दिया जाएगा, उसके नीचे क्या दी जाएंगी, दो पूर्व धारणाएं दी जाएंगी जो उसी कथन से रिलेटेड होंगी। ठीक है, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 से दर्शाया गया है, जिन्हें 1 और 2 माना गया है पूर्व धारणाओं को। ठीक है, कोई मानी हुई या गृहीत बात पूर्व धारणा, ये क्या है, घृणित बात है ना, बात पूर्व धारणा कहलाती है। आपको दिए हुए कथन और दी हुई पूर्व धारणाओं को ध्यान में रखते हुए दोनों पूर्व धारणाओं में से कौन सी पूर्व धारणा कथन में सन्निहित है, इसका निर्णय करना है। आप अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि कोई आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको जो है दो क्या दिए गए होंगे, एजम्पशन दिए गए होंगे। इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको दो क्या दिए गए होंगे, दो आपको एजम्पशन दिए गए होंगे, यानी पूर्व धारणाएं। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये दोनों पूर्व धारणाएं इस स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं, और अगर रिलेटेड हैं तो किस प्रकार रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले विकल्प में क्या दिया जा रहा है, यदि केवल पूर्व धारणा 1 का कथन सन्निहित है। ठीक है, यानी कि अगर केवल पूर्व धारणा 1 सही है तो बताइए यहां पर हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ए। क्लियर, यदि केवल पूर्व धारणा 2 कथन में सन्निहित है, अगर केवल और केवल ये जो एजम्पशन सेकंड है ये हमारा स्टेटमेंट में जो है इंक्लूडेड है या सन्निहित है, तो हम केवल बी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, यदि या तो 1 अथवा 2 पूर्व धारणा कथन में सन्निहित हैं, ठीक है,
एक अथवा दो, यानी कि अगर ये दोनों मतलब या तो एक जो है होगा या दूसरा होगा, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए क्या बोला जा रहा है, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा पूर्व धारणा कथन में सन्निहित है, यानी कि ना तो फर्स्ट जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन बोला गया है, एजम्पशन बोला गया, और ना ही सेकंड एजम्पशन दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम ई ऑप्शन को पढ़ें तो बोला जा रहा है यदि पूर्व धारणा एक एवं दो दोनों कथन में सन्निहित है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर एजम्पशन 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट से रिलेटेड हैं तो अपना आंसर हम कौन सा टिक करेंगे, ई ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर टिक करेंगे। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक। एक स्टेटमेंट, दो एजम्पशन, उसके 5 ऑप्शन, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला या दूसरा, ना तो पहला ना दूसरा, या फिर दोनों। क्लियर है बात? चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, जरा देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है चलती हुई रेलगाड़ी से झांकना या लटकना खतरनाक है, रेलगाड़ी के डिब्बे में लिखी हुई एक सूचना, ठीक है। ये हमारा क्या है, देखिए कथन है, समझिएगा जरा बात को ध्यान से। एक कथन आपको दिया गया है, क्या कथन दिया गया है, बोला ये जा रहा है कि चलती हुई रेलगाड़ी में झांकना या लटकना खतरनाक है, ठीक है। तो रेलगाड़ी के डिब्बे में ये क्या है, सूचना है, एक ये इंफॉर्मेशन लिखी है, ठीक है। तो इस तरीके से रेल के डिब्बे में जो है मान लो इस तरीके से सूचनाएं लिखी रहती हैं। यहां पर अगर आपको लिखा है कि भाई क्या झांकना, समझिएगा, झांकना या लटकना, ये दोनों चीजें क्या हैं, खतरनाक हैं। कब? जब रेलगाड़ी आपकी क्या हो रही होगी, जब रेलगाड़ी आपकी जो है चल रही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जरा देखिए ये तो कथन हो गया। अब इससे रिलेटेड दो एजम्पशंस दिए गए हैं, दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं। पहला, लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि जनरली लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेन के अंदर बैठते हैं तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं चला जाता है कि भाई यहां पर क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं जो इन्फॉर्मेटिव, यानी इन्फॉर्मेशन जिनमें अच्छी होती है, जिन उसमें एडवर्टीजमेंट में कह लीजिए या जिसमें, तो उसमें जो है लोग प्रॉपरली क्या करते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो लोग प्रायः ऐसी सूचनाओं की ओर ध्यान देते हैं। तो इसका मतलब है ये एजम्पशन तो मेरे अकॉर्डिंग, यानी ये पूर्व धारणा तो मेरे अकॉर्डिंग एकदम सही नजर आ रही है कि भाई इसीलिए जो है क्या किया गया है, रेलवे ने रेल के डिब्बे में ये सूचना लिखी है, ठीक है, कि झांकना या लटकना क्या है, खतरनाक है, ठीक। इसीलिए लिखा गया है ताकि इसमें लोग प्रायः क्या करते हैं, ऐसी सूचनाओं पर ध्यान देते हैं, ठीक। चलिए दूसरा जरा एजम्पशन क्या है जरा पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे। देखो भाई सीधी सी बात है कि वो सूचना इसीलिए लिखी गई है क्योंकि रेलवे के जो कर्मचारी हैं, रेलवे का जो डिपार्टमेंट है रेलवे प्राधिकरण, उसका ये कर्तव्य भी बनता है और उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो अपने पैसेंजर्स को ऐसी सूचनाओं के बारे में अवगत कराए ताकि कोई भी दुर्घटना ना होने पाए, ठीक है। तो रेलवे प्राधिकरण का यह कर्तव्य भी है कि वह यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये दोनों एजम्पशन, यानी कि बोथ एजम्पशन आर करेक्ट, बोथ एजम्पशन आर करेक्ट, बोथ एजम्पशन आर करेक्ट। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से ये दोनों पूर्व धारणाएं क्या हैं, एकदम सही हैं। तो क्या हमारे प्रश्न का आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा? क्या हमारे प्रश्न का आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा? जरा देखिए पिछले बार में नीचे जो आपका ई स्टेटमेंट दिया गया था, ई एजम्पशन दिया गया है, यदि पूर्व धारणा एक और दोनों कथन में सन्निहित है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। देखिए जरा आपको एक चीज और बता दूं कि एजम्पशन और स्टेटमेंट के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो इसमें आपका जो है थोड़ा सा एजम्पशंस को चेक करने की जो हैबिट है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, लॉजिक अच्छा होना चाहिए, ठीक। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें, एक बैंक का विज्ञापन, ठीक है। देखो कितना प्यारा यहाँ पर जो है स्टेटमेंट बोला जा रहा है। क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है सर, कि आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें, एक बैंक का विज्ञापन। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी पर्सन की या व्यक्तियों की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है कि भाई आप अपनी हिफाजत करो,
आप जो है अपनी हिफाजत करो, अपनी जान बचाओ, ठीक है। और आपका जो माल है या आपकी जो मनी है, आपका जो पैसा है, उसकी हिफाजत हम करेंगे। तो इसकी हिफाजत कौन करेगा? देखिए आगे बोला जा रहा है उसकी हिफाजत हम करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें। यानी कि आपकी जो भी सेविंग्स हैं वो कृपया आप घर में ना रख करके कहां जमा करें? बैंक में जमा करें। आपके धन की हिफाजत हम करेंगे, आप सिर्फ अपनी हिफाजत करिए। ऐसा एक बैंक के क्या लिखा गया है? बैंक के एडवर्टीजमेंट में ये चीज लिखी गई है। बैंक के एडवर्टीजमेंट में ये चीज लिखी गई है। क्लियर है बात? ठीक। तो अगर ये बैंक के एडवर्टीजमेंट में लिखी गई है तो इसका मतलब क्या है, इसके एजम्पशन क्या हो सकते हैं? तो देखिए पहली पूर्व धारणा क्या बोला जा रहा है कि लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, और दूसरे में बोला जा रहा है भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। ठीक है, तो जरा बात समझिएगा। लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, भाई देखो सीधी सी बात है, अगर लोग विज्ञापन ना पढ़ते होते तो फिर बैंक ऐसा एक विज्ञापन क्यों निकालता? भाई उसको पता है, यानी बैंक ये चीज अच्छे से जानता है कि लोग जो है एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक, लोग एडवर्टीजमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, इसलिए बैंक ने ऐसा एक विज्ञापन निकाला है। ठीक है। दूसरा जरा देखिए क्या बोला जा रहा है, भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। अब जरा समझिएगा, जो भड़कीले थोड़े अजीब टाइप के जो है एडवर्टीजमेंट होते हैं वो हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित करते हैं। वो हमारा ध्यान क्या करते हैं? भड़कीले एडवर्टीजमेंट जो होते हैं थोड़े से, ठीक है, खतरनाक वाले, वो हमारा ध्यान जो है ज्यादा आकर्षित करते हैं। क्लियर है बात? ध्यान ज्यादा आकर्षित करते हैं, ध्यान जो है ज्यादा आकर्षित करते हैं। क्लियर है बात? तो अगर ये हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करेंगे, ठीक है, तो इसीलिए देखिए सेकंड अजम्पशन में लिखा है भड़कीले नारे लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो ये भी बात एकदम सही है, इसीलिए बैंक ने थोड़ा इस प्रकार का एडवर्टीजमेंट निकाला है कि लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कैसा एडवर्टीजमेंट? आप अपनी हिफाजत करें, हम आपके धन की हिफाजत करेंगे, इसलिए हमारे साथ बचत करें। एक बैंक का विज्ञापन। तो दोनों एजम्पशन एकदम लॉजिकली एकदम करेक्ट हैं कि लोग विज्ञापन पढ़ते हैं, इसीलिए बैंक ने ये एडवर्टीजमेंट निकाला है। और भड़कीले नारे पर यानी कि भड़कीले एडवर्टीजमेंट पर लोगों का ध्यान ज्यादातर जनरली क्या हो जाता है? आकृष्ट हो जाता है या आकर्षित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ एजम्पशन आर करेक्ट। बोथ एजम्पशन आर करेक्ट। ठीक है, यानी कि दोनों पूर्व धारणाएं कथन में सन्निहित हैं, यानी कि इसके हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ई ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, कथन स्टेटमेंट क्या दिया गया है? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। समझिएगा, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। देखिए सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एक वैधानिक चेतावनी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिगरेट पीना जो है क्या है? स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। क्लियर है बात? आगे जरा देखिए, इसके जो एजम्पशन दिए गए हैं, इसकी जो पूर्व धारणाएं दी गई हैं, उसमें पहला क्या बोला जा रहा है? सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। ठीक है, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो जरा देखिएगा, समझिए, सिगरेट पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भाई देखो, स्वास्थ्य में वृद्धि तो नहीं होती है, स्वास्थ्य में सुधार जरूर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला, अगर हम एजम्पशन की बात करें तो लॉजिकली मेरे हिसाब से जो पहला एजम्पशन है वो तो भाई फिट नहीं बैठ रहा है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सिगरेट पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है ये हम नहीं कह सकते, स्वास्थ्य में सुधार होता है ये हो सकता है। ठीक है, वृद्धि का मतलब है अलग चीज और सुधार का मतलब है अलग चीज, इंप्रूवमेंट अलग चीज है। ठीक है, अब जरा देखिए, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये भी एकदम क्या है? गलत है। ये भी एकदम क्या है? गलत है। भाई क्यों गलत है? भाई इस चेतावनी की जरूरत है ताकि लोग जो है सिगरेट का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि लोग जो है सिगरेट का इस्तेमाल जो है क्या करें? ना करें या कम से कम करें। अगर आप अपने स्वास्थ्य को इंप्रूव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी हेल्थ को क्या करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर हेल्थ। ठीक है, अगर आप अपनी हेल्थ को क्या करना चाहते हैं? इंक्रीज करना चाहते हैं, तो प्लीज जो है आप जो है ऐसा ना करें, सिगरेट का सेवन बंद कर दें। क्लियर है बात? ठीक है, इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज के लिए तो मैं बार बार मना करता जा रहा हूं। इंक्रीज की जगह पर लिखिए इंप्रूवमेंट। इंक्रीज यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर लिखिए इंप्रूवमेंट। ठीक है, इंप्रूवमेंट का मतलब है सुधार।
क्लियर है ना बात? ठीक है, तो आपकी हेल्थ में सुधार अवश्य होगा अगर आप सिगरेट का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है बात? ठीक, चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है। तो भाई देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, एक सेकंड, सॉरी, यहां पर आपका दिया गया है कि यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा पूर्ण धारणाएं कथन में सन्निहित है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो पहला और ना ही दूसरा कथन पूर्व धारणा एजम्पशन कथन के अकॉर्डिंग लॉजिकली सही है। ठीक है, अब जरा देखिए कथन फिर आगे क्या बोला जा रहा है, फिर स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है, बच्चों को 5 वर्ष या इसी तरह की आयु में स्कूल भेजना वांछनीय है। देखिए, बच्चों को 5 वर्ष या इसी तरह की आयु में स्कूल भेजना वांछनीय है। इसका मतलब क्या हुआ, उस आयु पर बच्चा विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है तथा सीखने के लिए तैयार होता है। ठीक, स्कूल 6 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को भर्ती नहीं करता। भाई देखो ये वाला एजम्पशन तो सीधा सीधा गलत नजर आ रहा है, ये वाला एजम्पशन तो सीधा सीधा गलत नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि 6 वर्ष के बाद बच्चों को भर्ती नहीं करता, ऐसा कहाँ लिखा है, किसी स्कूल में नहीं लिखा। लेकिन उस आयु पर बच्चा विकास का उपयुक्त स्तर प्राप्त करता है तथा सीखने के लिए तैयार होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसकी सीखने की जो इच्छा है वो भी थोड़ी मजबूत हो जाती है और सीखने के लिए वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है, बच्चा सारी चीजें समझने लगता है, उसका विकास प्रॉपर तरीके से होता रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पहला एजम्पशन हमारा एकदम सही है। तो देखिए यहां पर क्या है, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन एजम्पशन आर करेक्ट, ओनली वन एजम्पशन इज करेक्ट। ठीक है, यानी मेरे अकॉर्डिंग यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर मेरे अकॉर्डिंग कि आपकी जो है पहला जो एजम्पशन है ये आपका सही है, दूसरा एजम्पशन आपका क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आपको सलाह दी जाती है कि इस बुकलेट को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें, यह आपको अपने आप की परीक्षा के लिए तैयार करने में सहायता करेगी। ठीक है, आपको सलाह दी जाती है कि इस बुकलेट को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें, यह आपको अपने आप की परीक्षा के लिए तैयार करने में सहायता करेगी। जरा देखो, यानी कि कहने का मतलब है इस बुकलेट से आप थोड़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी आपको पेपर करने में। ठीक है, परीक्षा के लिए उचित तैयारी वांछनीय है। देखो सीधी सी बात है भाई, परीक्षा के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस बुकलेट को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें कि यह आपको अपने आप की परीक्षा के लिए तैयार करने में सहायता करेगी, यानी परीक्षा के लिए उचित तैयारी वांछनीय है, तभी आप परीक्षा को पास कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अभ्यर्थी स्वस्थ हैं। देखिए अभ्यर्थी स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं इसके बारे में कोई बात नहीं की गई है, ये स्वस्थ की जगह सुस्त होगा, थोड़ा सा यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, इसको सुस्त कर लीजिएगा। ठीक है, अभ्यर्थी क्या है, सुस्त हैं। तो देखिए ऐसा कुछ तो नहीं है, तो इसे ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा भी सुस्त और एक्टिव की कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, लेजी और एक्टिव की कोई बात नहीं करी गई है, ना तो लेजीनेस की बात हो रही है ना एक्टिवनेस की बात हो रही है। ठीक है, तो अभ्यर्थी सुस्त हैं ये कहना एकदम गलत होगा, ये हम यहाँ पर एजम्पशन करेक्ट नहीं मान सकते। इस बुकलेट में प्रत्येक चीज समाहित है जो परीक्षा की तैयारी के लिए आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई जरा देखो, इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हेल्प करेगी लेकिन उसमें हर वो चीज समाहित नहीं है जो परीक्षा में क्या होगी, आपको हेल्प करेगी। तो इसलिए हम ये थर्ड एजम्पशन भी गलत मान लेंगे। यानी कि इसके अगर मैं अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा जो करेक्ट एजम्पशन है, जो मेरा करेक्ट एजम्पशन आ रहा है, सही एजम्पशन जो आ रहा है मेरा, वो आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ओनली वन। क्लियर है बात? तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि केवल पहली पूर्व धारणा कथन में सन्निहित है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कथन है सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने धैर्य को कायम रखें। ठीक है, कहने का मतलब है सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने धैर्य को कायम रखें। इसका मतलब ये हुआ सर कि साधारणतः बहुत से लोग सफलता पाने के बाद धैर्य खो देते हैं। ठीक है, ऐसा अक्सर देखा जाता है, इसीलिए ये बात कही गई है कि सफलता पाने के बाद भी धैर्य को कायम रखें। ठीक है, धैर्य बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, भले ही आप सफल हो जाते हैं तो भी। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है, एक नहीं, यहां पर क्या होगा, प्रत्येक होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जरा यहां पर प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में ऐसी कोई बात नहीं कही गई, तो इसको मैं अभी यहां पर कथन को एजम्पशन को कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि ये मेरे अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है, आगे जरा देखिए, अधीर व्यक्ति सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, अधीर का मतलब है जिसको धैर्य नहीं है
वो सफल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये भी एकदम क्या है, सही बात है कि भाई जो व्यक्ति क्या है, जिसके अंदर धैर्य नहीं है, वो सफल कहाँ से होगा। ठीक है, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी काम करेगा, यानी कि वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे, करेक्ट एजम्पशन होंगे इस क्वेश्चन के। क्लियर है बात, करेक्ट एजम्पशन होंगे। ठीक है, सेकंड मेरे अकॉर्डिंग तो भाई गलत है। क्यों गलत है, ठीक है, एक बार आप और चेक कर लीजिएगा, अगर आपको सही लगता है फिर कमेंट करके बताइएगा कि प्रत्येक व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो कुछ पता नहीं चल रहा है, स्टेटमेंट में तो ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए, नेक्स्ट बोला जा रहा है कथन, भारतीय सेना को देश की सुरक्षा के लिए हर वक्त किसी भी मुकाबला के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी भारतीय जो सेना है उसे किसी भी समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। सेना के एक सर्वोच्च पदाधिकारी का कथन, सेना का एक सर्वोच्च पदाधिकारी है उसका ये ऐसा मानना है, ऐसा कथन है। तो देखिए, पाकिस्तानी सेना हर वक्त तैयार रहती है। भाई देखो यहाँ पे पाकिस्तानी सेना की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ये तो एजम्पशन गलत हो गया। भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया यहाँ पर, संख्या की तो कोई बात ही नहीं करी गई, क्वांटिटी की। क्लियर है बात, ठीक है। हमारे देश में पाकिस्तान किसी भी वक्त हमला कर सकता है, तो ये भी एजम्पशन हमारा एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान कंट्री की तो यहाँ पर हम लोग कोई भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान कंट्री की तो कोई भी इससे कोई भी रिलेटेड बात आपकी जो है, कोई भी रिलेटेड बात आपकी किसमें नहीं बोली गई है, स्टेटमेंट में नहीं बोली गई है। तो जब स्टेटमेंट में इससे रिलेटेड कोई बात नहीं बोली गई है, तो उसके अनुसार जो पूर्व धारणाएं हैं वो कैसे सही हो सकती हैं। तो पाकिस्तान वाली दोनों गलत हो गई। भारतीय सेना पर्याप्त संख्या में नहीं है, इसके बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ सोल्जर्स के बारे में भी बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो यानी कहने का मतलब है कि कोई भी पूर्व धारणा इसमें सन्निहित नहीं है इस कथन में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि कोई भी पूर्व धारणा प्रश्न में सन्निहित, कथन में सन्निहित नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम नन ऑफ दीज भी आंसर मार सकते हैं। ठीक है, ऐसा शायद कोई इन तीनों में से कोई नहीं, ऐसा कुछ उसमें दिया नहीं। उसमें दो ही धारणाएं दी गई हैं, पहले वाले जो स्टेटमेंट्स या आपको जो है निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दीज इसमें हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि तीनों की तीनों पूर्व धारणाएं गलत है। क्लियर है बात, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें कि हमने स्टेटमेंट और एजम्पशन को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, वेन डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें मैं क्लॉक या कैलेंडर में से कुछ आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि हर सीसेट के एग्जाम में मैंने मोस्टली देखा है कि क्लॉक के एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्लॉक के बारे में अच्छे से हम चीज़ों को सीख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।